ऑनेस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। अभी चुनाव संपन्न नहीं हुआ है, परिणाम की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन भाजपा 2 सीट पर चुनाव जीत चुकी है। पिछले सप्ताह सूरत में वहां पे जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, उसके जो फॉर्म था उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया और रिजेक्शन का कारण वो आदमी खुद ही था। और रिजेक्शन के बाद पहले तो गायब रहा, बाद में सुने कि वो बीजेपी में शामिल हो गया। और सिर्फ उसका ही फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, वहां पर और 4-5 प्रत्याशी थे। जो ही इसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो उन लोगों ने अपनी उम्मीदवारी ही वापस ले ली, तो बिना चुनाव लड़े ही सूरत का सीट जो है भाजपा के खाते में चला गया। आज इसी प्रकार की एक दूसरी घटना हुई है। ये घटना हुई इंदौर में। अच्छा, याद रखिएगा कि सूरत में भाजपा बहुत ही मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत ही मजबूत है और वहां पे 60% से ऊपर वोट से वो पिछले बार चुनाव जीती थी। और इस बार भी वहां पे चुनाव जीतने में भाजपा प्रत्याशी को वहां पे कोई परेशानी नहीं होती। अब ये दूसरा सीट है इंदौर का, ये भी भाजपा का गढ़ है। अब यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, थोड़ा उनका नाम सुनिए। उनका नाम है अजय कांति बम। बम तो फूटा नहीं, बम तो फूस हो गया। आज वो विजय वर्गीय के साथ में एक ही गाड़ी में बैठ करके गए और जा करके उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया और साथ ही उसके कुछ देर बाद वो भाजपा में शामिल भी हो गए। और वहां पे जो और 2-3 प्रत्याशी थे, उन लोगों ने भी अपना वापस ले लिया अपना नामांकन। तो स्वाभाविक है कि ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। अब बड़ा हंगामा हुआ, पार्टी से निष्कासन, कांग्रेस का एक ही पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, अनुशासनहीनता इत्यादि इत्यादि। अरे भाई, तुम जब टिकट देते हो किसी को तो ये पता नहीं करते हो कि ये जिसको हम टिकट दे रहे हैं वो चुनाव लड़ने लायक है भी कि नहीं, या उसकी वफादारी किस तरफ है, क्या वो कांग्रेस के प्रति वफादार है भी या नहीं है। लेकिन इन सबसे परे लोकतंत्र की हत्या हो गई, तानाशाही आ गई, तानाशाही पूर्ण रूप से आ चुकी है। तो ये सब जो विपक्ष का जो नारेबाजी होता है, वो इन दोनों घटनाओं के बाद सूरत और उसके बाद इंदौर में आज जो हुई, उसके बाद में जोर शोर से है कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। खतरे में पड़ गया क्या, अब तो लोकतंत्र मर गया। लेकिन इससे इतर दोस्तों, बैठ करके सोचिए थोड़ा कि ये दोनों उम्मीदवार जो थे, ये इन्होंने क्यों अपना नामांकन वापस ले लिया। कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा, या उनको पहले से ही पता था कि हम अपना पैसा क्यों बर्बाद करें, चुनाव में अपना पैसा क्यों खर्च करें, जबकि उसको पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। ये दोनों ही सीटें जो है, यहाँ पे कोई टक्कर नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ नाम के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा हो रहा था। ये दोनों सीट हर हाल में भाजपा के ही खाते में जानी थी। तो इन दोनों ने सोचा, ये दोनों ही व्यापारी हैं कि भाई जब मिलना कुछ है नहीं तो अपना पैसा क्यों बर्बाद किया जाए। और एक अच्छे व्यापारी की तरह इन दोनों ने ही अपना नामांकन, एक ने तो थोड़ा बहाना बनाया कि हमको रिजेक्ट कर दो, और दूसरे ने सीधे सीधे अपना नामांकन वापस ले लिया। तो ये तो बात हुई इन दो भाजपा के पक्ष में। अब कांग्रेस जो बड़े लोकतंत्र का राग छेड़ते रहती है, अब एक तीसरा सीट है बांसवाड़ा। राजस्थान में बांसवाड़ा एक जगह, वहां पे भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ में कांग्रेस का समझौता है, और समझौते के तहत जो है वहां पे भारतीय आदिवासी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो वहां पे खड़ा हुआ। तो उम्मीद की गई कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार पहले से वहां पे खड़ा है वो अपना नामांकन वापस ले लेगा। जैसा कि जब भी कोई अलायंस होता है, गठबंधन होता है, तो अक्सर ऐसा ही होता है। कांग्रेस ने भी अच्छे गढ़ अपने नेक नियति साबित करने के लिए अपने उम्मीदवार से कहा कि भाई साहब, आप जो अपना नामांकन वापस ले लीजिए, आप चुनाव मत लड़िए। लेकिन वहां का उम्मीदवार अड़ गया, पर मैं तो चुनाव लड़ूंगा। अब कांग्रेस के संगठन की क्या स्थिति है, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी कितनी बात मानी जाती है, वो बांसवाड़ा सीट से पता चलता है। और वो बंदा नहीं बैठा, वो खुलेआम चुनाव लड़ा। तो यहां पर जो है सो आप इसको क्या कहेंगे, जो सुप्रीम लीडर उसकी विफलता है, संगठन की विफलता है कि आप अपनी बात अपने खुद के उम्मीदवार के पास जो है
ले करके जाते हैं और वो मानने से इनकार करते हैं। आप उसे मनवा ही नहीं सकते हैं। बाद में जो इस तरह की घटनाओं के बाद होता है कि भाई नहीं, ये तो बीजेपी से मिला हुआ था। अरे मिला हुआ था तो क्या आपके जो स्टेट यूनिट का नेता है उसको ये बात पता नहीं था कि जिस व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हैं वो भाजपा के प्रति लॉयल है, वो भाजपा के प्रति वफादार है, आपके प्रति वफादार नहीं? ये आपको उस समय समझ में नहीं आया। अब इसी का एक और उदाहरण आपको बता रहा हूँ। खजुराहो मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट जो है वो इंडिया अलायंस के तहत जो है समाजवादी पार्टी को मिली। उसने वहां पर अपना उम्मीदवार दिया और उसने जानबूझकर अपनी गलतियां करके, फॉर्म में गलतियां करके उसने अपना फॉर्म रिजेक्ट करवा दिया। अब वहां पे चुनाव हुआ। ये एक और चीज को बताता है, जैसे अभी सब जगह बड़ी बातचीत हो रही है, गली मोहल्ले चौराहे चाय दुकान सब जगह पे इस बार बहुत ही लो टर्न आउट है, इस बार मतदान बहुत कम हो रहा है। अब खजुराहो सीट पर जब विपक्ष में कोई है ही नहीं, जो है वो लग्गू बग्गू टाइप के हैं, जो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ते हैं, उस तरह के 2-3 उम्मीदवार हैं, लेकिन वहां पे वोट परसेंट 54% से ऊपर रहा है। अब ये 54% वोट जो किसके पक्ष में पड़ रहा है? अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट किया जाए और पूरे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो कैडर उनके जो कैडर हैं, उनका जो संगठन वो अच्छा काम कर रहा है और वहां पे वो अपने लोगों को मतदान केंद्र तक लाने में सफल है। लेकिन किसी एक सीट और एक जगह के मतदान से ये निष्कर्ष निकालना भी सही नहीं होगा, लेकिन कुछ संकेत तो इससे मिलता ही है। अब इसको क्या कहेंगे? जो व्यक्ति खुद अपना पर्चा जो है, अपना नामांकन रद्द करवा लेता हो, यहां भी वही है। ये जितने व्यापारी वर्ग के उम्मीदवार हैं वो बड़े नाप तौल के चुनाव पर अपना पैसा खर्च करते हैं। उनको लगता है कि हम चुनाव जीत सकते हैं, तभी वो पैसा खर्च करते हैं। वो राजनेताओं की तरफ नहीं सोचते हैं। राजनेताओं के लिए चुनाव लड़ना एक नशा के समान है, वो एडिक्शन है उसका, कि कुछ भी हो जाए, घर बेच लें, गाड़ी खेत सब बेच लें, लेकिन हर हाल में हमें चुनाव लड़ना ही है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं, विशेष करके निर्दलीय लोगों को जानता हूं, जिन्होंने अपना चुनाव लड़ने के चक्कर में सब कुछ गंवा दिया। तो ये तो रही बात दोस्तों इन 2-3 राज्यों की। अब आते हैं टीएमसी, वेस्ट बंगाल। अब ममता बनर्जी तो सारे ट्रिक्स कि कैसे किसको कहां खत्म किया जाए, इसकी बड़ी माहिर खिलाड़ी है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि एक सीट है यहाँ पे बीरभूम का। अब बीरभूम सीट में अब दोस्तों जैसे सूरत का और जैसे आज इंदौर की घटना हुई, तो आपने सुना होगा लोकतंत्र की हत्या हो गई, तानाशाही आ गई, तानाशाह है मोदी। अब बीरभूम की घटना पर आप क्या कहेंगे? यहां पे जो है आईपीएस ऑफिसर थे आशीष धर। अब उन्होंने जो है अपना त्याग पत्र दिया 2-3 महीना पहले और भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ने उनको टिकट दिया बीरभूम से। शताब्दी राय जो सीनियर स्टार हैं टीएमसी की, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। और बहुत ही लोकप्रिय और ऑनेस्ट ऑफिसर रहे ये धर साहब। तो ममता बनर्जी को खटका लगा। अब ममता बनर्जी ने एक ट्रिक निकाली। उन्होंने जब भी आप अगर सरकारी अधिकारी अगर आप नौकरी छोड़ते हैं, त्याग पत्र देते हैं, तो आपको नो ड्यूज, मैंने आप पे कोई उधार नहीं, आप पे कोई बकाया नहीं, उसकी सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता होती है। और जब भी आप चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। ये इन्होंने धर साहब को नहीं दिया। अब हुआ ये कि उनका जो है नामांकन को रद्द कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहां पे लोकतंत्र की हत्या हो रही थी या लोकतंत्र के सेहत को मजबूत किया जा रहा था, ये आपको तय करना है। लेकिन जितना टीएमसी के पास ट्रिक्स है, जो कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात, भाजपा उससे भी तेज निकली। वहां पे उसने पहले से ही अपना एक उम्मीदवार कवरिंग, जिसको बोलते हैं कवरिंग कैंडिडेट के रूप में वहां पर उतार दिया था। तो जो ही उन्होंने उनको रिजेक्ट किया तो उन्होंने अपना पार्टी सिंबल इस व्यक्ति को पकड़ा दिया। तो जो इन्होंने सोचा था कि हमको खुला मैदान मिल जाएगा और ये सीट तो मेरे पॉकेट में चला गया, वैसा हो नहीं पाया। लेकिन जितने भी ट्रिक्स ममता बनर्जी इस्तेमाल कर सकती थी, उन्होंने बीरभूम में लड़ाई को एक तरफा करने के लिए उन्होंने सब अपनाया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक अन्य पुलिस अधिकारी, उनका मैं नाम नहीं लूंगा,
उन्होंने भी इसी व्यक्ति के साथ में अपना त्याग पत्र दिया था। उसको टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बनाया, मुस्लिम समुदाय से आते हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उसको नो ड्यूज सर्टिफिकेट टीएमसी गवर्नमेंट ने जारी कर दी। तो ये जो दोहरा रवैया है, ये क्या लोकतंत्र की सेहत को बढ़ाता है या लोकतंत्र की सेहत को जो इस तरह की बीरभूम वाली जो घटना है वो घटाता है? ये तो आपको तय करना है। लेकिन कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि इस बार जनता मतदान केंद्र जाने के लिए जितना उदासीन है, या जो डिस्कोर्स होता है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है, उसमें मतदाता बहुत ज्यादा भाग नहीं ले रहा है, उसमें उत्सुकता नहीं बची है। वही स्थिति राजनेताओं की भी है, क्योंकि अधिकांश ये मान करके चुनाव लड़ रहे हैं कि हम तो चुनाव हार ही जाएंगे। और जो समझदार हैं, जो अपने पैसे लगा करके चुनाव लड़ने, जिनको लड़ना है, वो चुनाव से हट रहे हैं कि भाई जब हमें हारना ही है तो अपना पैसा क्यों बर्बाद करें। जो राजनेता हैं, जिनको अपने पॉकेट से एक पैसा नहीं खर्च करना है, जिनको उनके पार्टी समर्थक या समर्थक जो व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति हैं, जो उनके पीछे पैसा लगा रहा है, वो तो लड़ रहे हैं, जबकि उनको ही पता है कि लड़ने से चुनाव तो हारना ही। लेकिन इसी बहाने अगर कुछ पैसा घर में भी घुस जाए तो क्या समस्या है। तो इस तरह के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो सबके सब चुनाव लड़ रही हैं। अब बहुत सारी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, वो सबके सब, और ये सबको पता है, जो भी सत्ता के गलियारे के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है, सबको पता है कि चुनाव एक उत्सव है। इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसा अपने घर में घुसेड़ते हैं। इसमें पार्टियां भी हैं, क्योंकि वो अपना टिकट बेचती है। और जो खरीदने वाला है, अब यहाँ पे आपको पता है कि इस पार्टी की कोई औकात नहीं है, लेकिन उसका टिकट भी लोग क्यों खरीदता है, इसके पीछे भी कारण है। एक तो अपना बहुत सारा ब्लैक जो है, इसमें वो व्हाइट कर लेता है। ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है चुनाव लड़ना। आपने 1 लाख खर्च किया, आप दिखा रहे हैं कि हम जो 2 लाख खर्च की, या इसके विपरीत 10 रुपया खर्च की, या आपके ऊपर में कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन ब्लैक को व्हाइट किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सत्य है। और वो ये सत्य को जो लोग भी चुनाव लड़ते हैं, लड़वाते हैं, उन सबको पता है। तो लोकतंत्र जो है, आप बताइए दोस्तों कि बीरभूम में खतरे में है, या लोकतंत्र को, वहां की सेहत को वहां पे बढ़ाया जा रहा था, या बांसबेड़ा में, ये राजस्थान के जो बांसवाड़ा जो लोकसभा सीट है, वहां पे क्या हो रहा था। और इंदौर और सूरत के बारे में तो अपनी राय अवश्य ही बताइएगा कि इस तरह जो पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, वो कोई छोटे मोटे पार्टी का नहीं, राष्ट्रीय पार्टी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, जिसको अपना उम्मीदवार बनाती है, वो उसके प्रति ही वफादार नहीं है, पार्टी के प्रति ही वफादार नहीं है, उसकी वफादारी कहीं और है। तब बताइए कि ये सब जो हो रही है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा है, बुरा है? आप एक तटस्थ, एक जिसको पता है न्यूट्रल दर्शक की तरह बताइए कि ये है क्या। आज के दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए।